नमस्कार। हिमाचल में चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। इनफैक्ट नॉमिनेशन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में जहां प्राकृतिक सर्दी धीरे धीरे बढ़ रही है, सियासी गर्मी उतनी ही तेजी से ऊपर जा रही है। हम लगातार लोगों की दावेदारियां और जो लोग पहले से एमएलए थे उनके हिसाब किताब ले रहे हैं। आज जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, आई लव जसवा लिखा है। आज हम जसवा परागपुर में है और हिसाब किताब लेंगे यहाँ के जो विधायक हैं विक्रम ठाकुर जी, जो कैबिनेट में भी मिनिस्टर हैं। उनके पास HRTC का अहम महकमा है परमानेंट विभाग का, और उसके अलावा उद्योग विभाग उनके पास है। क्या क्या उन्होंने किया, क्या क्या नहीं किया, उनसे चर्चा करेंगे। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को टाइम दिया, क्योंकि अब शेड्यूल बहुत टाइट है सबका। अगर बात जसवा से ही शुरू करें, जसवा का ही हिसाब किताब लेना हो, तो नेचुरली होता है कि 5 साल बाद जब चुनाव आता है तो लोग बोलते हैं कि हमारे लिए क्या किया क्या किया क्या किया। निश्चित तौर से लोगों को दिखता भी है, आप बता भी रहे होंगे, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए हम जानना चाहेंगे कि जसवा की अगर बात करें तो जसवा में विकास के क्या मायने अब हैं। जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र एक है, और जहां तक विशेष रूप से आज आप जसवा में खड़े हैं, तो एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षेत्र भौगोलिक स्थिति से बड़ा कटाफटा है। और उसके अलावा मैं 1998 से राजनीति के अंदर हूं, और मैं ये कह सकता हूं इसको लोग पिछड़ा क्षेत्र कहते थे। आज उस क्षेत्र में हमने पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में बहुत से काम किए हैं। अगर विशेष रूप से हम जसवा विधानसभा क्षेत्र के इस पोर्शन की बात की जाए तो सबसे पहले संसारपुर टेरेस में हमने मॉडल ITI तैयार की है जी। उसके साथ HRTC का डिपो जी, वो भी संसारपुर टेरेस में बन रहा है जी। थोड़ा हम और आगे आते हैं तो इंदौर में पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन रहा है जी। और उसके और आगे आने से जी कोटला बेड़ के अंदर पॉलीक्लिनिक, कोटला बेड़ के अंदर आपका डिग्री कॉलेज, जिसकी बिल्डिंग का शिलान्यास भी हमने किया है, अभी उद्घाटन भी अभी हमने किया है। अच्छा। उसके साथ इसमें जो हमारा जसवा विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में डाडासीबा जो रियासत का एक बड़ा पार्ट, डाडासीबा जो हमारी गांव है, वहां पर हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल, कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग, अच्छा, ब्लॉक का नया ऑफिस जी, ये जो है वो हमने डाडासीबा के अंदर बनाए हैं जी जी। निश्चित तौर से सड़कों का जाल जो है, आपने कभी आप आए हो इस क्षेत्र के अंदर तो आपने ठीक कहा कि इसको पिछड़ा इलाका सड़कें थी, वो उनकी बड़ी बुरी हालत थी। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि कोई भी गांव ऐसा नहीं जो सड़कों के साथ जुड़ा नहीं है, और जहां पे अच्छी सड़कें नहीं है, हर जगह पे अच्छी सड़कें बन गई हैं। हर गांव जो है वो सड़क के साथ जुड़ गया है। हमने कोशिश की है कि एजुकेशन में, हेल्थ में, और ये जो आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाए जी। अगर परागपुर की भी बात करें, वो भी आप ही का है, तो वहाँ क्या क्या है? परागपुर जो हमारा ये पार्ट है अभी, क्योंकि यहाँ की राजनीति ही जसवा और परागपुर के नाम से की जाती है जी। लोग अक्सर ये बोलते हैं विक्रम जसवा का रहने वाला है तो शायद सारे दफ्तर जसवा में चले जाएंगे। लेकिन आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमने, कोई जमाना था हमारा अपना एक्शन भी नहीं था, और जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय में हमने पानी वाला एक्शन और सड़कों वाले एक्शन अपना ले लिया, और उसमें से एक को हमने जसवा में बैठाया और दूसरे को हमने परागपुर में बैठाया, बैलेंस बना दिया। परागपुर के अंदर हमारे सब तहसील थी जी, उसको पूरी तहसील बना दिया जी। ये SDM हमारा कोई भी नहीं था, हम देरा में जाते थे SDM के पास। आज हमारे पास 2 SDM है, एक SDM को हमने जसवा में बैठाया है और दूसरे SDM को हमने रक्कड़ में बैठाया। चुनिंदा कंस्टिट्यूंसी में से एक होगी जहां 2 SDM हो गए, नो डाउट। और के पूरे हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही मंच पर और एक ही स्टेज से केवल पहली बार जसवा परागपुर के अंदर ही 2 SDM उन्होंने इकट्ठे दिए हैं। और अगर बात की जाए परागपुर की, तो पॉलिटेक्निकल कॉलेज हमने जसवा में खोला है, फार्मेसी कॉलेज हमने परागपुर में, यानी वो कूना के अंदर खुला है जी जी। एक डिग्री कॉलेज रक्कड़ के अंदर बन रहा है, कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग रक्कड़ के अंदर बन रही है। SDO हमारा अपना नहीं था कोई भी, हमने एक SDO जो पानी वाला है उसको भी हमने रक्कड़ में बैठाया है। अच्छा, जो आपका एक्शन पानी वाला है उसको हमने परागपुर में बैठाया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हमने कोशिश की है और एक नया काम किया है इस सरकार ने कि हेल्थ इंस्टीट्यूशंस की इम्प्रूवमेंट का विषय आया है, तो एक ही मॉडल PHC पूरे
जसवां प्रागपुर में बनेगी तो वो प्रागपुर में बनेगी मॉडल पीएचसी। हाँ, उसका भी काम जो है वो मॉडल पीएचसी का अभी जहाँ भी है उसी के ऊपर वहीं पर ही काम करेंगे। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेंगे और बाकी भी मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पे बढ़ेगी। जी। तो अगर ओवरऑल करें तो कितने करोड़ के का जो है काम हुए? मैं ये बोल सकता हूँ 500 करोड़ से ज्यादा का काम जो है वो जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हुआ होगा। और आज चलेंगे, हम आपको दिखाएंगे कितने बड़े बड़े पुल, कितनी अच्छी सड़कें, और ये उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री यहाँ पे है संसारपुर टेरेस के अंदर, वहाँ पर भी जो काम है वो जोरों से हो रहे हैं। अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की आपने बात करी उसकी, अगर हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की बात करें विक्रम जी, तो किस लिहाज से जसवां प्रागपुर में जो है डेवलपमेंट हुई है? जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो इंडस्ट्रियल एरिया संसारपुर टेरेस है, जो बहुत ही पुराना है, और जो संसारपुर इंडस्ट्रियल एरिया है उस एरिया में जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक शराब की बड़ी फैक्ट्री है, और आने वाले दिनों में यहाँ पे इथेनॉल प्लांट जो है वो आ रहा है। बहुत बड़ा प्लांट जो है वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इथेनॉल को जो है वो बढ़ाने के लिए बोला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि एक अच्छा प्लांट जो है वो संसारपुर टेरेस में भी खुलेगा। उसके लिए रॉ मटेरियल, हाँ जी, रॉ मटेरियल यहाँ आसपास में मिलेगा। लेकिन इसके साथ एक और बहुत बड़ा विषय, जब मैं मंत्री नहीं था तो ये सुनने में आया था कि ये जो संसारपुर टेरेस है इसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के नाम से जाना जाता है। बहुत पहले की बात है। जब मैंने सारे कागज खोले तो मुझे पता चला कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर का जो बड़ा पार्ट है वो बढ़ाल में आता है। तो अभी हमने उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा पैच बढ़ाल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर का भी डेवलप होगा। लैंड बैंक भी उसके लिए? हाँ, लैंड बैंक है, सारा है, गवर्नमेंट की लैंड है और उसी का फॉरेस्ट केस है यहाँ। क्योंकि आपने खुद कहा कि इसको पिछड़ा इलाका मानते हैं, और नो डाउट ऐसा था। 2 दशक पहले तक स्थितियां ये थी कि लोग अपने लड़कियों की शादियां यहाँ नहीं करते थे। अभी अगर बात करें तो डेवलपमेंट के लिहाज से आपने चीजें बताई इतनी, तो यूथ के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम? क्योंकि यूथ के लिए एक बड़ी समस्या रहती है कि एक तो हमने उसको नशे से दूर रखना होता है और दूसरा उसको जो है कैरियर का रास्ता दिखाना। इसमें भी आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, क्योंकि ये वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जिस समय मंत्री बने, और जब मैं पहली बार उनको मिलने गया और मैंने उनको बोला कि मैं यूथ के लिए कुछ काम करना चाहता हूं, तो मैं आपके ध्यान में ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि यूथ के लिए अभी एक इंडोर स्टेडियम जिसकी लागत लगभग 6 करोड़ 80 लाख रुपए आएगी, वो प्रागपुर के अंदर हम उसको खोलने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि मेरे पास इंडस्ट्री है और लगातार लोग मेरे पास आते भी हैं, बच्चों को ऐसा लगता भी है कि हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। बहुत से बच्चों को मैंने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भेजा भी है और हमारे बच्चे काफी ज्यादा वहाँ सेटल भी हुए हैं। लेकिन एक जो हिमाचल के बच्चों की ये नेचर है, एक आदत है कि उनको ऐसा लगता है कि घर जैसा वातावरण, हाँ, घर जैसा वातावरण वो ढूंढते हैं। उनको लगता है रेडू मिलना चाहिए, उनको लगता है ये सारी चीजें। और जबकि दूसरी स्टेट के जो बच्चे हैं वो तो 10-10 भी एक कमरे में रह लेते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये कोशिश की है, पढ़े लिखे बच्चे, ट्रेंड बच्चे, उनको हमने वहां भेजा है और निश्चित तौर से काफी हद तक मुझे एम्प्लॉयमेंट देने में कामयाबी मिली है। विक्रम जी, ये वो चीजें हैं जो आपने गिनवाई, जो आप बरसों से राजनीति कर रहे थे और हम देखते थे आपको जब आपने शुरू की थी राजनीति आज से 2.5 दशक पहले, तो आपके जहन में थी कि मेरे इलाके में ये होना है, क्योंकि कुछ समस्याएं आपको भी आई होंगी। अब अगर आपको यहाँ की जनता दोबारा मौका देती है तो फिर क्या बड़ा यहाँ के लिए प्लान है? मेरा ये मानना है कि इस इलाके के अंदर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना और लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी पास में ही मिल जाए, इस बात की चिंता करना। और मुझे ऐसा लगता है अगर भगवान ने दोबारा मौका दिया, जहाँ की जनता ने अगर दोबारा से आशीर्वाद दिया, तो निश्चित तौर से एजुकेशन को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ हम कैसे बढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ की फैसिलिटी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गांव के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, को मेडिकल कॉलेज इस तरह का आएगा। मैं कॉलेजेस का जहां तक विषय आएगा, 6 कॉलेज आपके हिमाचल प्रदेश में हो गया, छोटे से प्रदेश में। अब हम लोगों को ये देखना है कि इतना ज्यादा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने खड़ा किया है, उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर लोगों को पंजाब में ना जाना पड़े। हमारी बच्चियों को पंजाब में जाना पड़ता है, वहां पर जाके जो है वो डिलीवरीज होती हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हम अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर खड़ी करना चाहते हैं, ताकि गरीब व्यक्ति को घर द्वार के ऊपर ही उसको ये जो हेल्थ की सेवा जो है वो मिल सके।
तो विक्रम जी का साफ कहना है कि वो जसवां परागपुर को एक आइडियल विधानसभा क्षेत्र बनाने की उन्होंने कोशिश करी है, और अगर दोबारा मौका मिलता है तो फिर कुछ बड़ी चीजें, जैसे कि उन्होंने बताया कि हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में करेंगे। और यही दो चीजें, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आप पढ़े लिखे हैं, तो निश्चित तौर से बाकी समस्या अपने आप दूर हो जाती है। हिसाब किताब जारी है, एक ब्रेक के बाद मिलेंगे। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। वेलकम बैक। आप हमारा खास कार्यक्रम हिसाब किताब देख रहे हैं। आज हम हिसाब किताब ले रहे हैं विक्रम ठाकुर से। विक्रम जी, जहां इस वक्त हम चल रहे हैं, ये मुझे कुछ पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज जैसी फीलिंग दे रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बिल्कुल बॉर्डर पे ये पुल जो है, किस तरह से आपने इसको कंसेप्चुलाइज किया और क्या इसकी वजह थी? मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है जी। इसके बिल्कुल पार में पंजाब लगता है जी। और ये बीच में हमारे यहाँ पे स्वां पड़ता है। लोगों को जिस समय हिमाचल प्रदेश में आना होता है, जो लोग इस तरफ के जलंधर होशियारपुर की तरफ से लोग आते हैं, गगरेट की तरफ से लोग आते हैं, उनके लिए जिन दिनों में बरसात होती है तो ये रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है जी। और बचपन से मैं इस रास्ते से गुजरता हूँ, मैं देखता हूँ कि लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है जी। और जब मैंने पहली बार 1998 में चुनाव लड़ा जी। तो मैंने ये सोचा कि अगर भगवान मुझे मौका देगा तो निश्चित तौर पे मैं यहाँ पे पुल बना, एक बड़ा पुल बनाऊंगा। अच्छा जी। 2003 में मैं एमएलए बना और उसके बाद मैंने एज ए एमएलए इसकी एक प्रायोरिटी बनाई और फिर मैंने सांसद आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी से बात की कि इस प्रकार से एक इंटरस्टेट कनेक्टिविटी ब्रिज हम बनाना चाहते हैं जी, और इसमें आप मदद करिए जी। लंबे समय तक ये बातें चलती रही, 19 साल हो गए, लेकिन आपके ध्यान में रहे, जब मैं अभी पिछली बार एमएलए बना जी और उसके बाद जिस समय मोदी जी की सरकार बनी तो हमने इसको प्रायोरिटाइज करके और मैं और अनुराग जी गडकरी जी के पास गए और फिर हम इसको लाने में सफल हुए जी। लगभग 62 करोड़ रुपया इस पुल के ऊपर लगा है और मुझे इस बात की खुशी भी है और इस बात का प्राउड भी है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 11 या 12 पुल, टोटल पुल जो हैं वो बनाए गए हैं इस तरीके के। इसके अलावा यानी कि मैं ये कह सकता हूँ टोटल कॉस्ट अगर सभी पुलों की मिलाई है तो 90 करोड़ से ज्यादा के पुल ही जो है वो मेरे जसवां विधानसभा क्षेत्र में बने हैं। और 62 का ये अकेला, ये 62 का उस लिहाज से तो ये एक, अगर बात करूं मैं तो एक तो मुझे लग रहा है कि ये इस सरकार के दौरान बना पहला इंटरस्टेट कनेक्टिविटी पुल होगा। निश्चित तौर पे जी, ऐसा ही होगा। और इतनी बड़ी धनराशि भी किसी पुल पे शायद नहीं लगी होगी जी, नहीं लगी होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पुल के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों के अंदर बच्चों की शादियां नहीं होती थी जी, सड़कें नहीं होती थी। एक नारी गांव के अंदर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में पुल बना है, 1 करोड़ 32 लाख रुपए की वहाँ पे सड़क भी बनी वजह है। ये थी कि बरसात में कट जाता था जी पूरे का पूरा। जी, जी। आप इसी तरीके से प्रागपुर में जाएंगे, साई बुढ़ार पूर्णी एक इलाका है बिल्कुल शांतला के साथ लगता हुआ, वहां पर भी हमने नए पुल बनाए हैं और उसके साथ सड़क भी बनाई है। और एक डांगड़ा सिद्ध है, हाँ जी, मंदिर जी, वहां पर भी 2 खड्डे पड़ती हैं और दोनों खड्डों के अंदर हमने पुल बनाए हैं और 5 करोड़ रुपए की लागत जो है वो लगेगी। इसी तरीके से एक मेरा इलाका और बड़ा इंटीरियर है, उनको सरड़ बोलते हैं। अच्छा जी। सरड़ डोगरी नाम की एक पंचायत है और वहाँ पे बड़ी खड्ड है। वो खड्ड के कारण से भी वो जो पूरे का पूरा एरिया जो है बरसात के दिनों में कट जाता था। वहाँ पर भी मैंने 5 करोड़ रुपए में एक नया पुल बनाया है। ये तो मुझे लग रहा है कि 2 है, एक कनेक्टिंग पुल सामने भी मुझे दिख रहा है। ये हाँ, ये छोटा है, इसी के साथ जोड़ के छोटा पुल के बड़ा है। हाँ जी। तो ये कनेक्टिविटी का मामला नहीं है, जिस ढंग से ये बना हुआ है पूरा उधर से लेकर, तो इसको तो टूरिज्म के लिहाज से भी डेवलप। बिल्कुल। अभी आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि वैसे आप कभी शाम को यहाँ आएंगे तो लोगों को आप टहलते हुए भी देखेंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा लोग सेल्फी पॉइंट बनाए हुए हैं यहाँ पे, आगे सेल्फी लेते हैं और बड़ी दुनिया जब बाहर से आती है तो यहाँ पे रुकते हैं आके। जी, वो मरीना बीच टाइप वाला ये हाँ जी आ जाएगा, इसको लाइट्स वगैरह लगाएंगे। तो पुलों की बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि पर्याप्त हो गया है या कुछ जगह बची है? नहीं, ऐसा है, कंटिन्यूटी में काम चला हुआ है। मैंने वो क्षेत्र निकाले हैं जिन क्षेत्रों के बारे में लोगों ने कभी ये नहीं सोचा था कि यहाँ से सड़क निकलेगी जी। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि लोग, कई बार किसी गांव में मैं जाता हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप मुझे जमीन दे दो, मैं आपको सड़क बना के दे दूंगा। और आप सर हैरान होंगे, 200 कनाल से ज्यादा जमीन लोगों ने दान कर दी है। अच्छा। इन सारे विषयों के ऊपर, सड़कों के लिए और सड़कों के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। आपके साथ में यहाँ पे बिल्कुल एक रीढ़ी कुठेड़ा जगह है जी। उस रीढ़ी कुठेड़ा जगह के ऊपर अभी सेंट्रल स्कूल बनने जाएगा, वहां पर 50 कनाल जमीन किसी ने
वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता ने दान दी है। पूरे का पूरा कैंपस ही दान दे दिया जी। इसी तरीके से आप अगर प्रागपुर में जाएंगे जी, प्रागपुर में एक स्लेटी जगह आती है जी, उस स्लेटी जगह के ऊपर भी 50 कनाल जमीन वहाँ के लंबरदार जी ने दे दी है। वहाँ पर आदर्श अटल विद्यालय बनेगा। आपको जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है, चाहे फार्मेसी कॉलेज है, चाहे सेंट्रल स्कूल है, चाहे आपका आदर्श विद्यालय है, अटल आदर्श विद्यालय है, ये चारों की चारों जमीनें लोगों ने दी हैं। ये सिर्फ कनेक्टिविटी को ही करेगा, इससे और क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि कोई फसल वगैरह पंजाब जाती हो उसका भी निश्चित तौर से सर हमारे एरिया में ये सबसे बड़ा जो काम करेगा ये पुल की लोगों को माता चिंतपूर्णी के जाना है, माता ज्वाला जी के जाना है, तो ये पुल जो है वो सबके लिए बड़ा सार्थक सिद्ध होगा। एक अल्टरनेट रूट हाँ जी। ये जितने अभी आप यहाँ से थोड़ी दूर हम चलेंगे, जब तलवाड़ा आया, पठानकोट से तलवाड़ा आया, वो बीच में नहीं जाएगा, इधर से जाएगा सीधा और वो माता के चिंतपूर्णी के दर्शन करेगा, वहीं से ज्वाला जी के लिए जा सकता है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक लोकल लोगों के लिए कनेक्टिविटी, लोकल लोगों के लिए। और दूसरा जहाँ पे जो अगर चाहे ऐसा भी होता है सर, गर्मियों के दिनों में हमारे यहाँ घास नहीं होता, तूड़ी जितनी भी आएगी पंजाब से वो इस इलाके से जाएगी हमारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए लोगों को बहुत बड़ा फायदा इससे होगा सर। अच्छा, जब ये नहीं था पुल तो कितना लंबा चक्कर लगा के उधर जाना पड़ता था? पुल नहीं था तो ये जो नीचे आप देख रहे हैं जी, ये इस प्रकार के पाथ जो है वो बने हुए थे। तो इसी तरीके से लोग पार जाते थे। जिस पानी है तो फिर कट गया, पानी दो दिन में निकले। हाँ जी, तब कट जाता, बरसात के मौसम में कट जाता था। तो चलिए पुल वास्तव में भी जोड़ते हैं, और पुलों के जरिए कई कुछ जोड़ने की कोशिश करी है विक्रम ठाकुर जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में। और क्या क्या उन्होंने किया है, वो मंत्री भी है, राज्य का भी हिसाब किताब उनसे लेंगे। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हिसाब किताब पंजाब के CTV पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आप हमारा खास कार्यक्रम हिसाब किताब देख रहे हैं। आज हिसाब किताब ले रहे हैं विक्रम ठाकुर से, उद्योग मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, और जसवा प्रागपुर से एक बार फिर से वो चुनाव के मैदान में हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से विक्रम जी। धन्यवाद सर। अब बात करते हैं प्रदेश के सिनेरियो की। पहली बार इतनी कम उम्र का उद्योग मंत्री इस प्रदेश को मिला है, और तो जाहिर है कि ऊर्जा से भरपूर। तो कितना, अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, क्योंकि एक जमाना था जब हिमाचल में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोई सोच भी नहीं सकता था, तो कितना इसमें जो है हमको बूस्ट मिला? निश्चित तौर से आप ये देख रहे हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार आई तो एक इंडस्ट्री के बारे में एक नया कंसेप्ट लिया गया कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री कैसे दी जा सकती है, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ जी। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ, और आपकी जिस प्रकार की हिमाचल प्रदेश की टोपोग्राफी है, जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश है, उसमें ये लगता नहीं है कि यहाँ लोग आएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा जो लोगों ने MOU यहाँ पे किए, और लगभग 97,000 करोड़ रुपए के MOU जो है वो उस समय साइन हुए जी। और वो केवल साइन ही नहीं हुए, उसके बाद कोरोना लगा, कोरोना के कारण से भी हमारी स्पीड में कमी आई। लेकिन हमने फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग और सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग की, और फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग में और सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग में डबल करके, यानी एक में 13,000 करोड़ आया तो दूसरे में 27,000 करोड़ के करीब जो है वो हमारा जो ग्राउंड ब्रेकिंग के अंदर वो चीजें जो है जमीन पे नजर आई। बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सिविल काम है, जब बाकी जो मशीनरी आनी थी, ये सारी की सारी चीजें आई, और एक लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिला। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए बच्चे वहां पे जाके जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिला है। हम केवल वही नहीं रुके। जिस समय कोरोना आया तो आदरणीय मोदी जी ने ये कहा कि हिंदुस्तान को अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और उसी संदर्भ के अंदर उस समय ये बात आई कि हमारा अपना ब्लड ड्रग पार्क होना चाहिए, ब्लड ड्रग फार्मा यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा कच्चा माल 95% कच्चा माल जो है वो चाइना से आता है, और हिमाचल प्रदेश ने ब्लड ड्रग पार्क के लिए कम्पीट किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 ब्लड ड्रग पार्क मिले, उनमें से एक ब्लड ड्रग पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिला है, जो कि हरोली में बनेगा। 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां कर रही है, 923 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो हिमाचल प्रदेश कर रहा है।
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 50,000 से ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार मिलेगा और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो उस इलाके के अंदर आएगी। हम यही नहीं रुके, हमने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भी कम्पीट किया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 4 मिले, 4 में से 1 जो है वो हिमाचल प्रदेश को नालागढ़ में मिला। हम लगातार प्रयासरत हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आए। पहले ये बोला जाता था कि इंडस्ट्री बद्दी बरोटी वाला में आके रुक जाएगी। हम ऊना की तरफ बढ़े हैं और पूछने वाला कि डाइवर्सिफिकेशन भी हुई है। हाँ, ऊना की तरफ बढ़े हैं। आने वाले दिनों में और इंडस्ट्री आएगी, क्योंकि हमने ये जो हमारा पठानकोट है उसके साथ भी साथ साथ लगते एरिया को भी हमने इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया है। लैंड बैंक वहां पर भी लैंड बैंक डेवलप किया है। और आने वाले समय में, क्योंकि अभी बहुत बड़ी इंडस्ट्री के बारे में अगर मैं बात करूं तो लगभग एक हमारा ये डिफेंस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री भी जो है वो यहाँ पे आ रही है। हाँ, 4,000 करोड़ रुपए का शायद वो एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है एक नई शुरुआत हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई है। और हिमाचल प्रदेश जब से बना है कोई इन्वेस्टर मीट नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश के अंदर, पहली बार ऐसा इन्वेस्टर मीट हुआ है। और हमने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत बड़े लैंड बैंक्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं और बहुत से नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए। पहले ये होता था कि जमीन ही नहीं मिलती थी और तब तक टाइम पूरा हो जाता था। जमीन नहीं मिलती थी और उस जमीन को इंडस्ट्रियल एरिया के नाम लगाने में बहुत बड़ा समय लगाते थे, लेकिन हमने इसमें जल्दी की है। और इंडस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश की तरफ इसलिए भी आकर्षित हुई है कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे भी अच्छा काम किया है। हम 17वें पायदान से उठ के 7वें पायदान पे आए हैं, उसके कारण से भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो यहाँ माहौल अच्छा है। हाँ जी, माहौल को लेकर ही पहले भी यहाँ इंडस्ट्री आई थी विक्रम जी, लेकिन उस समय कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि जैसे तय किया गया था कि 70% जो हिमाचलियों को रोजगार मिले। आपकी सरकार ने इसको सुनिश्चित करने में या आपने व्यक्तिगत रूप से इसको सुनिश्चित करने में कहाँ तक सफलता पाई है? मैं जब से इंडस्ट्री मिनिस्टर बना हूँ जी, और जहां जहां भी इंडस्ट्री के नाते मेरे को चीजों को देखने का, मूल्यांकन करने का, रिव्यू करने का मौका मिला है जी, और जहां जहां पर मैंने ये पाया है कि इस प्रकार की एनोमलीज हैं, तो हमने वहां पे सख्ती से पेश आए हैं जी। और वो सख्ती से पेश आने के कारण से हमें ये फायदा हुआ है। मैं अब जब इंडस्ट्री में जाता हूं तो मुझे लगता है कि कुर्सी पे बैठा हुआ बच्चा भी हिमाचल प्रदेश का है। इससे पहले ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। इसलिए जब सरकार अच्छे एफर्ट्स करे कि 70% बच्चों को जो है वो वहां पे रोजगार मिलना चाहिए, मिनिस्टर वहां पे अगर अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को लगे, तो मुझे नहीं लगता ये टारगेट को पूरा करना कोई बड़ा मुश्किल काम है। विक्रम जी, जब महामारी आई तो भर भर के लोग ट्रेनों में आए, अपना कई काम धंधे छोड़ के आए, और बहुत से बच्चे हमारे ऐसे थे जो रोजगार करते थे, बाहर नौकरी करते थे, लेकिन उनकी भी नौकरियां जो है कोविड ने एक तरह से छीन ली। तो उनको कितनी मदद हम दे पाए? वैसे तो सरकार ने उसी समय एक पोर्टल जो है वो खोला। हमने कहा जो भी लोग हिमाचल प्रदेश के बाहर चले गए हैं, यहाँ आए हैं, वो इस पोर्टल के ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड करें, हम उनकी मदद करेंगे। पहला राज्य था हिमाचल ऐसा, और हिमाचल ऐसा पहला राज्य था। और लेकिन उसमें मैं जो सोचता हूँ कि जिस तरीके से लोगों को उसके ऊपर रजिस्टर्ड होना था, उतनी बड़ी संख्या में वो लोग वहाँ पे आए नहीं, लेकिन जो आए उनकी हमने मदद की है। जिनको हम जहाँ जहाँ एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए। आप लोग, मैंने देखा लगातार आप बाहर के भी दौरे करते थे, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए, इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए विदेशों के भी आपने दौरे किए। ये चीज जब होती है तो एक ये भी फीलिंग आती है कि हिमाचल की बात नहीं हो रही है, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली बात हो रही है। नो डाउट, आप पिछला आंकड़ा खोल के दीजिए, मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहता, लेकिन पहले अगर कहीं ऐसी अटेम्प्ट हुई है तो केवल और केवल वो बातें सैर सपाटे तक ही सीमित रह गई, घूम के आगे। हाँ, लेकिन निकला कुछ नहीं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये जयराम ठाकुर सरकार ने बेस्ट एफर्ट्स किए हैं, ऑफिसर्स ने काफी मेहनत की है, हम सब लोगों ने इसको, हम बड़े बड़े घरानों के साथ मिले, हम बड़े लोगों के साथ मिले, इसलिए मुझे ऐसा लगता है उसका एक लाभ हिमाचल प्रदेश को मिला है। साइकोलॉजिकल लाभ भी मिलता है। बिल्कुल जी, लोगों का ध्यान जाता है। बिल्कुल जी। अब अगर दोबारा सरकार बनती है जैसे कि आप दावा कर रहे हैं, तो क्या फिर से यही विभाग चाहेंगे या क्या कुछ बड़ा करना चाहेंगे इसमें? नहीं, इसमें तो संजीव जी ऐसा है, ये तो मेरे को तो नहीं मालूम कि मेरे को क्या विभाग मिलना है, लेकिन इतना पक्का है कि जहां पर भी ड्यूटी लगेगी वहां पर काम ईमानदारी से करेंगे और एक छाप छोड़ के जाएंगे। हमने इस बार भी कोशिश की है, चाहे मुझे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिला है, चाहे मुझे इंडस्ट्री मिली है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिला है, मैंने कोशिश की है कि पिछले 4.5 वर्षों में काम जो है वो अच्छे तरीके से किया जाए। चलिए, कोशिश की है कि काम अच्छे तरीके से किया जाए, और उन्होंने कहा कि मेरे पास HRTC परिवहन विभाग भी है। अगले सेगमेंट में परिवहन विभाग की ही बात होगी। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हिसाब किताब।
वेलकम बैक। आप हमारा खास कार्यक्रम हिसाब किताब देख रहे हैं। हिसाब किताब ले रहे हैं विक्रम ठाकुर से। उनके पास परिवहन विभाग भी है। तो इस वक्त हम कर रहे हैं। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको इस सेगमेंट में। और हम ये जानना चाह रहे हैं कि HRTC एक लाइफ लाइन है हिमाचल प्रदेश की। दुर्गम इलाका है, सड़कें जो है वो कहीं हैं कहीं नहीं है, तो HRTC ही ज़्यादा लोगों को सपोर्ट है। तो HRTC में क्या बदलाव जो है आया है आपके कार्यकाल में? निश्चित तौर से जब से हमारी सरकार बनी है और उस सरकार के समय में हमारे 2 वर्ष कोरोना में गुजरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में खास करके HRTC के अंदर जी हम लोगों ने इस बेड़े को नया बनाने की कोशिश की है। 206 बसें हमने इस बेड़े में इस बार नई ली हैं। 350 बसें जिनका पूरा हमारा टेंडर हो गया है और जो हमारा L1 आएगा, उसको L1 जो आया है उससे बड़ी शीघ्र जो है वो इस बेड़े के अंदर 350 बसेज और आ रही है। 206 प्लस 350। लेकिन उसके साथ साथ जो स्मार्ट सिटीज हैं, उन स्मार्ट सिटीज के अंदर हमने इलेक्ट्रिकल बसेज के बेड़े को बढ़ाया है। और हमारी ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में ये जो डीजल से चलने वाली बसेज हैं, इनको हम इलेक्ट्रिकल बसेज के साथ रिप्लेस करें। जिस प्रकार का वातावरण हिमाचल प्रदेश का है, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे इनको हमें इलेक्ट्रिकल बसेज की तरफ चलना चाहिए। और HRTC की बसेस की अगर बात करें तो हमारे पास बड़े टफेस्ट रूट्स भी हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं, कितना मुश्किल रहता है? मुझे कोई दो राय नहीं है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि जो हमारे चालक परिचालक हैं ये विकट परिस्थितियों के अंदर भी काम करते हैं। आप देखते हैं हमारे स्नोबॉर्न एरियाज हैं, उस एरिया के अंदर भी HRTC अपनी सेवा देती है। दुनिया का सबसे लंबा रूट आपके पास है? बिल्कुल, निश्चित तौर से। और अभी हमने मॉडर्नाइज किया है कुछ सिस्टम को। अभी हमने 7 नई वोल्वो बसेज अपने बेड़े में एंटर की हैं। टोटल 12 है, बाकी आ रही हैं। अच्छा जी। हमने सभी जगह से एयरपोर्ट से उसको जोड़ा है। अभी आपको पता है कि आदरणीय मोदी जी ने नई रेलवे जो अभी हमारी जो शुरू की है वंदे भारत, उस वंदे भारत रेल के साथ भी हमने अंब स्टेशन से अभी वोल्वो के साथ उसको जोड़ा है, ताकि पालमपुर, सुजानपुर और धर्मशाला के लिए लोग उस गाड़ी का भी प्रयोग करें और हमारी वोल्वो के माध्यम से जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिस्ट ज्यादा आए, उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं। एक जमाना था विक्रम जी जब लोगों को रहता था कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल खोल दो, फिर मिडिल कर दो, हाई कर दो। अब बस डिपो की भी डिमांड होती है। कितने नए बस डिपो खोले हैं? निश्चित तौर से बहुत से नए बस डिपो हमारे खुले हैं। बस डिपो और सब बस डिपो मैं बोल सकता हूँ खुले हैं। और उनमें से एक तो मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में जहाँ आप आज चल रहे हैं, संसारपुर टेरेस के अंदर एक नया हमारा बस डिपो खुला है। और भी इसके अलावा जयसिंहपुर के अंदर खुला है, दूसरे जिलों के अंदर भी खुले हैं। जी। और अगर मॉडर्नाइजेशन की बात करी आपने अभी, लेकिन अगर स्टाफ की बात करें, स्टाफ की बहुत सी डिमांड्स रहती है। HRTC के एक ऐसा उपक्रम है जो हमेशा घाटे में रहता है, क्योंकि सोशल लायबिलिटीज बहुत है सरकार की। स्टाफ को लेकर भी कई चीजें रहती है। स्टाफ को कितने बेनिफिट्स हमने दिए हैं? मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि हमने कोशिश की है कि हमारे पास जितने भी, जबकि हमारा ये कारपोरेशन है, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इस सरकार के द्वारा मैक्सिमम मदद जो है वो HRTC को मिली है। हमारे पास तो कई बार देने के लिए इनको वेतन नहीं होता था, उसके लिए करोड़ों रुपए की असिस्टेंस जो है वो हमें HRTC के द्वारा मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा एक केवल जो हमारा कंडक्टर की कैटेगरी है, जिस कैटेगरी के अंदर ये बोला जाता है कि उस कैटेगरी को आइसोलेशन कैटेगरी में रखा है। हमने ये बात भी सर्विस कमेटी के अंदर रखी है। हम कुछ इनकी जो एनोमलीज है उनको दूर कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से पे स्केल की रिवीजन हुई है, हम इनको भी वो पे स्केल दे रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला जयराम सरकार ने किया था, महिलाओं को 50% किराए में छूट। महिलाएं बस में भी हैं, हम देख रहे हैं। इससे कितनी आपको जो है कितना रेवेन्यू का जो है आपको बियर करना पड़ रहा है, और कितना बड़ा फैसला है? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जब से 50% के लिए हमने किया है, उसके बाद हमारे पास सवारी भी बढ़ी है और पैसे भी बढ़े हैं। क्या बात है? यहाँ उल्टा हो रहा है। पहले लोग इसको प्रेफर नहीं करते थे, नाउ द पीपल जो है वो HRTC को प्रेफर करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो HRTC में सफर करती हैं, और हमारा रेवेन्यू बढ़ा है, कम नहीं हुआ। स्कूल के बच्चों को लेकर भी हमारी कोई इस प्रकार की लगभग वो 80 कैटेगरीज हैं जिसको HRTC रिलीफ देती है, एंड स्कूल इज वन ऑफ देम। अब हम केवल और केवल प्रॉफिटेबल बातें नहीं करते हैं, हम समाज की सेवा के दृष्टिकोण से HRTC को चला रहे हैं। इसलिए जहाँ घाटा पड़ जाता है वहाँ हम जयराम जी को पकड़ते हैं, नहीं तो जैसा चला है वैसा चलता है। लेकिन जो हमारा स्टाफ है, कुछ जमाना था बसों में सोना पड़ता था। अब अगर इंटरस्टेट जब चलते हैं तो कितनी सुविधाओं के लिहाज से हमने ये कोशिश की है कि जो हमारे चालक परिचालक हैं उनको जो बस अड्डे हैं वहाँ पर एक अच्छी सुविधा मिले,
उनके लिए अच्छा स्थान बने। हमने इनके जो चेंज रूम है उनमें भी बदलाव लाने की कोशिश की है, जो वर्कशॉप्स हैं उनको मॉडर्नाइज करने की कोशिश की। और कितना नया स्टाफ भी भर्ती किया होगा? अभी आपके सामने हमने डॉक्टर जो अपने जो ड्राइवर्स हैं उनकी भर्ती की है। इससे पहले कंडक्टर्स की सबॉर्डिनेट बोर्ड के माध्यम से हुई है। 2 बार हमने ड्राइवर्स की भर्ती कर दी है और 1 बार कंडक्टरों की भर्ती हुई है। अच्छा, ऐसा सबसे बड़ा काम HRTC ने करना मूल आधार के ऊपर फिट एंड किल पॉलिसी में अगर कोई ड्राइवर या कंडक्टर किसी की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उसके बच्चे को जो उसकी वाइफ को विदिन 3 मंथ हम नौकरी देते हैं। पहले ये मामला पहले ये नहीं था, ये पहले केवल ये पॉलिसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में थी, अब ये बदली। अच्छा, अगर हम बाकी राज्यों से तुलना करें अपनी बसेस की सर्विसेज को, हमारे निश्चित तौर पर श्रेष्ठ है, तो उनको कितना श्रेष्ठ पाते हैं आप? या उसमें को बदलाव? लोग HRTC को प्रेफर करते हैं। आप दिल्ली में खड़े होंगे तो दिल्ली के बस स्टैंड के ऊपर लोग ये देखेंगे कि HRTC कब चलेगी, इसलिए लोगों का प्रेफरेंस HRTC है। और जिस प्रकार की मॉडर्नाइजेशन हम लोग कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है लोगों की अट्रैक्शन HRTC की तरफ और बढ़ेगी। कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी होगी, क्योंकि देखिए कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। लॉन्ग रूट की बस है, एक ढाबे पर रुकती है, सवारियों को लगता है कि खाना अच्छा नहीं था, पैसे ज्यादा लिए, तो क्या इस तरफ को भी HRTC सोचेगी? बिल्कुल HRTC ने इसमें हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अपना जो जहाँ पे भी खाना मिले उन लोगों के लिए हम व्यवस्था देखते हैं और उसको क्रॉस चेक करते हैं। यहाँ की हमें कंप्लेंट आती है उसको हम बंद कर देते हैं। कितने लेने हैं? 2 टिकटें दे हुई? 3 लेनी है। तो 3 लोग थे हम, ठीक है। तो कुछ नहीं है, शर्मिंदा। तो विक्रम जी, वही बात आ गई कि बसें जब है रोड पे चलेंगी तो खड़ी भी होती है, उन्हें तो दिक्कत भी आती है। तो मैं आपको ये आपने पूरा दिन हमारे साथ लगाया, देखा, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो सरपट चलती रहे और फिर से आपसे मुलाकात विधानसभा में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।